गरीबी में मुँह कारा, मोरे बेटा हुआ पुलिस वाला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ के जो भावनाएं थी, उनके शब्द थे, ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। आज भी मुझे याद है 3 अगस्त 2015 को मैंने कसम खाई कि जब तक पीएससी नहीं निकलेगी, मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। कि जंगल में गाय बकरी भैंस चरा रहे होते और इन गालों में तंबाकू गुटखा दबा रहे होते, अगर इन किताबों की मेहरबानी ना हुई होती तो आज हम भी कहीं गैंती फावड़ा चला रहे होते। दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल, मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में अजयगढ़ तहसील है, वहाँ मेरा गांव है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में देवगांव का रहने वाला हूँ। आज मैं जोश टॉक के माध्यम से प्रयास करूंगा कि जो बच्चे गांव में हैं और ख़ासकर उनके बच्चे जो अनपढ़ हैं, वो माता पिता मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं और वो सोचते हैं कि पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता, 18-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जॉब भी नहीं मिलती। मैं उनके लिए कुछ अपने जीवन के जो मेरे किस्से हैं और कुछ अनसुने किस्से भी होंगे आपसे साझा कर रहा हूँ। शायद मुझे लगता है कई बार जब हम अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं जागृत होते हैं। मैंने कहीं लिखा था कि मेरे मुकद्दर में जो लिखा है, मेरे मुकद्दर में जो लिखा है वो तो पा ही जाऊंगा, और रब ने मुझे इंसान बनाया है, मैं नया मुकद्दर बनाऊंगा। मैं आपको अपने उस बचपन के दिनों पर लेकर जाता हूँ जब कहते हैं खेलने कूदने की उम्र होती है, तो हम लोग पैसे कमाने लगते थे, क्योंकि हमें लगता था कि जो माता पिता कर रहे हैं, हमारे माता पिता भी साथ में लेकर जाते थे। हमें याद आता है कि हमारे 4 मौसम होते हैं, गर्मी सर्दी बारिश, तो इन्हें मौसम में हम अलग अलग काम करते थे। गर्मियाँ आती थी तो गर्मियों में स्कूल की छुट्टी भी हुआ करती थी, तो उन दिनों हम लोग जंगल जाया करते थे सुबह 4 बजे पिताजी के साथ और माताजी के साथ। और आप सभी लोग जानते होंगे कि तेंदुपत्ता होता है, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है, और बीड़ी बनती है, और मैं बीड़ी पीना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बीड़ी पीने से कैंसर होता है। तो हम लोग वो पत्ता तोड़ने सुबह 4 बजे जाग कर जब जाते थे, तो वहाँ पर कई अंधेरे में निकल जाते थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उजाला होता था। फिर तोड़कर लगभग 9 बजे बोरों पे भरकर पत्तल लाते थे, पत्ते हरे पत्ते होते थे, और प्यास भी लगती थी तो पानी मिले जंगल में तो पी लेते थे, नहीं तो क्योंकि हमारा उद्देश्य होता था कि कम से कम इतनी पत्ते ले जाए। कंपटीशन की भावना उसमें भी हुआ करती थी कि ये परिवार में लगभग हमारे गांव से 50-100 लोग जाते थे कि हम सबसे ज़्यादा लाएं, और हम ज़्यादा लाएंगे तो थोड़ा उसकी, जब शाम को फड़ पे लेके जाते थे गिनवाने, तो उसकी अलग रिस्पेक्ट होता था, अरे बोले आज उसका लड़का इतने ज़्यादा पत्ते लेकर आया, तो उससे हम लोगों को आय होती थी। फिर इसके बाद जब बारिश का मौसम आता था तो जंगल में पौधे रोपण का कार्य होता था, गड्ढे खोदते थे, तो पिताजी के साथ जाते थे। पिताजी हमारे गैंती फावड़ा चलाया करते थे और हम लोग गड्ढों की मिट्टी निकालते थे। फिर इसके बाद स्कूल लगना शुरू होते हैं तो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, और शाम सुबह आकर कहो भैंस चराने जाना पड़े, संडे के दिन तो ज़रूर जाते थे। तो ये बचपन में हम लोगों ने इतना कुछ देखा। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, पढ़ाई के प्रति उतना रुझान नहीं था, लेकिन मेरे परिवार में लगभग 150 का परिवार है, उसमें मेरे एक चाचा जी हैं, वो पोस्टमैन बन गए। तो जब हम लोग काम करने जाते थे, जंगल जाएं या कहीं और, तो हम देखते थे कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और सुबह से जाग कर, और हमें कुछ नहीं मिलता, 200 रुपये 400 रुपये मिलते हैं, और हमारे चाचा जी 11वीं पास है और बढ़िया अच्छा खासा वेतन मिलती है और बढ़िया सम्मान से रहते हैं। तो हमारी माता जी मोटिवेट करती थी कि देखो पढ़ाई का अर्थ क्या है, पढ़ोगे तो कुछ कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकते हो। और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि इन हाथों से गैंती फावड़ा और सब्बल हथौड़ा चलाने से बहुत आसान काम है, एक छोटा सा पेन लेकर चलाना, और ज़मीन पर खुदाई करने से अच्छा है किताब पे कुछ कॉपी पे लिखना। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप जो खास कर कहते हैं ना, जो अनपढ़ हैं, वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन ऐसा भी आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते।
तो मैं 1 से लेकर 8वीं तक हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े, और हिंदी मीडियम थे तो हिंदी हमेशा हिंदी अच्छी भी लगती थी, बचपन से हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। 8वीं तक गांव में पढ़े। 8वीं में जब टॉप किया तो थोड़ा सम्मान मिला, तो लगा कि ये सम्मान पाकर लगा कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें भी कुछ अलग करना चाहिए। तो वो पढ़ाई से जो हमें हौसला अफजाई मिली, फिर 9वीं में प्रवेश चाहिए था, तो गाँव के आसपास कोई स्कूल भी नहीं था, अजयगढ़ तहसील लगती है, तो ऐसा लगा कि पास में है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो हमारे एक गुरुजी थे, बचपन के गुरुओं को नहीं भूलना चाहिए, सुरेंद्र माट साहब बोलते थे हम लोग उनको। उन्होंने हमें सलाह दी कि संतोष एक्सीलेंस स्कूल होता है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो हमने, याद है मुझे हमेशा, मैं वहाँ पर फॉर्म भरने गए, हम लोग, लास्ट डेट थी, और हम लोगों को आजकल जब बस में ऊपर कोई बैठ के जाता है तो हम लोग रोकते हैं, उनको समझाते हैं, और कई बार हमारी पुलिस डांट फटकार भी देती है क्योंकि वो रिस्की रहता है। लेकिन मुझे जब वो दिन याद आता है कि हम खुद, पहाड़ी है पन्ना की, आप कभी यूट्यूब गूगल कहीं भी देखेंगे, बड़ी सुंदर पहाड़ी है, और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के जैसे इसमें यू टर्न लगभग 10 से 15 मोड़ हैं। तो उस पहाड़ी में भी हम लोग बस के ऊपर बैठकर फॉर्म भरने गए थे। और जब कहीं आप बाहर जाओ और अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिले तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा कहीं भी हो, आप दिल्ली आओ, अगर मान लो गांव छोड़ कर, तो यहाँ पे कोई मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें हमारे वहाँ के एक बाबूजी मिले, तो उन्होंने, हमारा अंतिम डेट थी, रात को 8 बजे तक बैठकर उन्होंने फॉर्म भराया था। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने अच्छे नंबर लाए तो मुझे वहाँ पर एडमिशन मिला, और फिर पढ़ते रहे, पढ़ाई की, फिर थोड़ा और मन लगने लगा। 10वीं के बाद 12वीं पास की पन्ना ज़िले में। फिर इसके बाद सवाल आता है कि 12वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो जब किसी का कोई, क्या बोलते हैं ना, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, तो मार्ग दिखाने वाला कि आपको किस रास्ते पे जाकर कहाँ पहुँच सकते हैं, हमारे पास कोई नहीं था। तो हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो हम मैथ्स के स्टूडेंट थे, तो हमें लगा इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए। तो सोचा कहाँ से करें, तो सरकारी कॉलेज मिल गया, तो लगा फीस नहीं लग रही तो कर लें। तो जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के दौरान एक बहुत बड़ा जीवन में मोड़ आया। हमने प्रयास किया कि जो पैसा मम्मी पापा से लेते हैं उनसे ना लेना पड़े, तो हमने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, MLM बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और शुद्ध भाषा में बोलते हैं मतलब चेन सिस्टम। 3 लोगों को जोड़ो तो कमीशन मिलता है। तो फिर हम लोग जब MLM करने लगे तो 4 साल पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसमें ऐसा सपना दिखाया जाता है कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो, भले ही आप रोड पे चल रहे हो, और उसमें इतना मोटिवेट किया जाता है कि मतलब बहुत कुछ, और गंजे को कंघी बेचना सिखाया जाता है। तो फिर वो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई, हमें डिग्री तो मिल गई इंजीनियरिंग की, लेकिन हम एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाए। अब बात आई कि क्या करना चाहिए। घर वाले बोले अब डिग्री हो गई भैया, आपको नौकरी करो, अब हम थोड़ी पैसा देंगे, अब तुम हमें दो, हम थोड़ी ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहेंगे या खेती किसानी करते रहेंगे। तो जीवन में लगा कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कभी साझा नहीं किया किसी से, लेकिन आज अब याद आ रहा तो बताता हूँ। मैं इंदौर में था, घर वालों से ये छिपाने के लिए कि हमने पढ़ाई ढंग से नहीं की, इंजीनियरिंग ढंग से नहीं की, बहाना बना लिया कि मैं MTech और करूँगा, आप एक बार और मुझे फ़ीस दे दीजिए। तो उन्होंने ब्याज को पैसे लेकर MTech के लिए फ़ीस दी। मैंने इंदौर के मध्य प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज था SGS ITS, उसमें MTech में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, विचलित थे। एक दिन हमने ऐसे ही बैठे बैठे लिखा कि लोग मरते कैसे हैं और कैसे निराश होकर सुसाइड नोट लिख रहे थे। हालांकि मरना नहीं था, इतने कमज़ोर नहीं थे, ना बुज़दिल थे। मैं तो बता रहा हूँ कि कहीं रखा हो वो भी, तो बट लिखा ख्याल था विचार में कि क्या करते हैं लोग जब ज़्यादा ही निराश होते हैं। उसी दौरान मेरे गांव के एक राम सफल अनुरागी जी हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन आया। अब समय संयोग भी बहुत कुछ होता था, उन्होंने मेरे को खूब समझाया। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बोले यार तुम बहुत होशियार हो गया, जो 4-5 साल हो गए तुम कहीं अलग गुमराह हो गए थे। और मैंने उस समय एक 4 लाइन लिखी थी, आपको सुनाता हूँ कि सपनों ने ना किया होता गुमराह है, सपनों ने ना किया होता गुमराह है, तो मैं भी होता किसी बेगम का बादशाह है। तो उस समय जब सोचता था कि यार बहुत 5 साल हो गए, क्योंकि एज भी हो गई थी, हमारे साथ वालों की शादी वादी भी हो गई थी, गांव में जल्दी हो जाती है 20-21 साल में, तो बहुत से लोगों की शादी में भी नहीं जा पाए फिर। तो अब ये मैंने फिर
प्रयास किया, उनने मुझे समझाया और मैं आज भी प्रेरणा मानता हूँ उनकी। पीएससी में हालांकि वो सिविल सर्विस नहीं निकाल पाए, उनने इंटरव्यू भी दिया था, मेंस भी दिए। तब मुझे लगा कि यार मैं पढ़ने में तो होशियार था, पढ़ने ही है, क्यों नहीं कर सकता। आज भी मुझे याद है 3 अगस्त 2015 को मैंने कसम खाई कि जब तक पीएससी नहीं निकलेगी, मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। और आप सोशल मीडिया में मेरी फ़ोटो डली होगी, आज भी देख सकते हैं। अप्रैल 2016 में मेरा जो प्रथम प्रयास था पीएससी का, बड़ी मेहनत के बाद प्री निकला, फिर मेंस दिया, मेंस भी निकला। तो बड़ी उम्मीद थी, लगा कि पहले ही प्रयास में बहुत अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आया तो बड़े खुशी के साथ उसको पीडीएफ डाउनलोड करके स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमारा उसमें नाम नहीं था। लेकिन जब पूरा मार्कशीट आई और देखा कि 4 नंबर से चूक गए, और तो थोड़ा सा निराश हुए। घर वालों को तो पता ही नहीं था ना उनको कि क्या हुआ। और ज़्यादातर असफलता लोग बताते भी नहीं, मैंने भी नहीं बताया, बस कुछ लोग तो यही बोलते हैं अरे इंटरव्यू में रह गए, ठीक है नहीं हुआ था। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, और मैं भी निराश नहीं हुआ, प्रयास करता है। उस समय मेरा फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था, तो मैं जंगल में ड्यूटी कर रहा था। तो जंगल में तो बहुत सारी असुविधाएं थी, सुविधाएं नहीं थी, रहने का नहीं था, बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। और ख़ासकर आप कलदा पहाड़ पड़ता है पन्ना ज़िले में, आपने भी देखा हो शायद, मैहर सुना होगा, सतना में शारदा माता का मंदिर है। और कभी आप उधर जाएंगे तो उसके पीछे एक पहाड़ी दिखती है, जंगल, वही शुद्ध कलदा पहाड़ है जहाँ शुद्ध आदिवासी रहते हैं, गोंड आदिवासी। वहीं पर मैं ड्यूटी कर रहा था, फिर मैंने वहीं पढ़ना शुरू किया। आज भी मुझे याद है कि जो फॉरेस्ट रेंज होती है हम लोगों की कार्यालय, वहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ था, तो उसकी लाइट में पढ़ते थे रात में। और दिन में जंगल में जब काम करवाने जाते थे, प्लांटेशन हो या गड्ढा खुदाई, तो मजदूर काम करते थे, हम वहीं चट्टान में किसी बैठकर पेड़ के नीचे अपना पढ़ाई करते थे। तो वो पढ़ते रहे, प्रयास करते रहे। दूसरा प्रयास देने के लिए गए, और दूसरे प्रयास में हमेशा फिर मुझे याद आता है मेरे डीएफओ थे डॉक्टर अनुपम साय। उनने बहुत मुझ पर एहसान ही समझिए कि 3-4 माह की नौकरी में मुझे पर्याप्त उनने छुट्टी दे दी मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं बना। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैं तो मानता हूँ कि ये सब संयोग परिस्थितियाँ अपने आप बनती हैं। और दूसरा प्रयास का जब इंटरव्यू हो गया, मुझे याद है 11 जुलाई 2017 को रिजल्ट आया, और जुलाई महीना बारिश का होता है, रिमझिम बारिश हो रही थी। मैं पौधे लगवाने गया था, वहाँ प्लांटेशन लग रही थी, पौधे लगवाकर जब शाम को लौटा, पीएससी की एक स्ट्रेटजी है, इंटरव्यू समाप्त होने के 4 से 6 या 10 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित कर देती है। तो ये संभावना तो रहती है कि आज भी रिजल्ट आ सकता है, कल भी आ सकता है, और शाम को ही रिजल्ट आता है ज़्यादातर। तो डेली शाम को घर लौटते थे तो मोबाइल में छत पे खड़े होकर, वहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता था, तो छत में मोबाइल चलाना होता था, तो देखते थे कि आज रिजल्ट आएगा, आज आएगा। तो वो दिन 11 जुलाई का याद है कि शाम थी, मैं जब आया छत पे डेली की तरह गया, वहाँ पर खड़ा हुआ, थोड़ा रिमझिम थी, तो मोबाइल को छिपाते हुए कि कहीं पानी में न हो जाए। और जब जैसे ही मोबाइल को खोला तो एक फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हुए, क्योंकि उस समय नेटवर्क थे नहीं जंगल में। तो मुझे लगा कुछ आज हुआ, कुछ तो हुआ, जब ये चहल पहल है इतनी ज़्यादा, वरना जंगल में हम डेली रहते हैं, कोई याद नहीं करता। तो मैंने पीडीएफ तो डाउनलोड होने में टाइम लग रहा था, नेटवर्क नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, वो बधाई बोला, तो इतने ही में मेरा मोबाइल छूट गया, नीचे गिर गया, तो वो चटक गया था। फिर मैं नीचे उतरा, फिर मैंने उठाया, फिर छत पे चढ़ा, तब जब पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके स्क्रॉल किया तो थोड़ा सा निराश हुए कि यार डिप्टी कलेक्टर में नहीं हुआ। तो मतलब उम्मीद थी, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो हम कभी जब परफॉर्म करते तो हमें तो लगता कि हम अपने आप में परफेक्ट हैं, लेकिन सामने वाला आपको कैसे आकलन कर रहा है ये मायने करता है, यही हमारी सफलता होती है। तो सभी थोड़ा पहले स्टेप में नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने डीएसपी की लिस्ट खोली तो मेरा नाम था। 11 जुलाई 2017 को जब मेरा सिलेक्शन हुआ डीएसपी के पद पर, तो लोग जश्न मनाते हैं, अपने उसके परिवार रिश्तेदार के लोग आते हैं। लेकिन मैं जंगल में था, तो मुझे याद है तीसरे दिन मैं घर पहुंचा जब शाम के टाइम, तो मेरे परिवार वालों ने आसपास में ढुलकी वगैरह, ढोलक होता है, और तो वो लाकर उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। बड़ा मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ के जो भावनाएं थी, उनके शब्द थे, मैंने सुनाया भी लोगों को कि उनके विचार थे कि ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, ऐ गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया,
तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया, मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। तो मुझे फील आता है, वो याद आता है वो दिन। तो वो बड़ा ही भावनाओं भरा लम्हा था और बड़ी खुशी थी पूरे परिवार में। तो मैंने फिर इसके बाद डीएसपी ज्वाइन किया। जीवन में बहुत लोग आलोचक बहुत मिलते हैं, भारत देश से टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, और इन परिस्थितियों में हम जब अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी से रिलेटेड मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि काले बादल छाए थे मुझे हराने आए थे, काले बादल छाए थे मुझे हराने आए थे, और कुछ दुश्मन कुछ खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। मेरे हुनर की तौहीन करी, नाकाबिल बताया मुझे, और मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया मुझे। और बढ़ती उम्र खाली जेब देख अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ा, फिर भी मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा, मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा। नवंबर 2021 में मेरी शादी हुई थी। हम 1 से 2 हो गए थे, बहरहाल अभी तो 3 हो गए हैं। तो उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था, साइकिल में मैं अपनी श्रीमती को लेकर जा रहा था। तो ये बड़ा मतलब बचपन से हम लोग साइकिल का यूज़ किए हैं, साइकिल से स्कूल गए हैं, साइकिल हमारे जीवन की बहुत बड़ी सारथी थी। तो जब विदाई हुई तो मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं थे, उनका जो चबूतरा हम लोगों ने जंगल में ही बनाया था, वहीं पर दाह संस्कार किया था। तो मेरे वहाँ पर हमें पूजा करने के लिए जाना था, तो पैदल कैसे जाएं, तो फिर हमने साइकिल का उपयोग किया था और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा था। और मैं जीवन में प्रयास, कई लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो दिखाने का शौक़ है या अपनी गरीबी दिखाने का शौक़ है। तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ, अभी तक मैं बोला तो नहीं हूँ कि ऐसा कोई शौक़ तो नहीं है। अगर शौक़ होता तो मैं अच्छा एक कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, बहुत कुछ लिख लेता हूँ। और जब कभी अगर फ्यूचर में सरस्वती की कृपा रही या मेरा कुछ अच्छा जीवन हुआ तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मेरे जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, हो सकता है इस चीज़ को देखकर उन्हें मोटिवेशन मिले और प्रयास करें। क्योंकि मैं भी जब इस रास्ते पे नहीं था, सही रास्ते पे नहीं था, लेकिन मैंने किसी को सुनकर, किसी को देखकर अपना रुख पढ़ाई की ओर मोड़ा पुनः, और आज एक छोटी सी कामयाबी मेरे साथ है। पुलिस की एक ऐसी छवि है बच्चों के बीच में, फिल्मों में बना रखी है कि पुलिस गुंडागर्दी करती है, पुलिस डरावनी चीज़ है, पुलिस मारती पीटती है। ऐसा नहीं है। मैं प्रयास करता हूं दिखाने का, ऐसा ये नहीं कि मैं ही अच्छा करता हूं, बहुत से पुलिस अधिकारी हैं, हर एक पुलिस का अधिकारी बहुत अच्छा ही करता है, कभी कभार कोई गड़बड़ करता है। तो ये खाकी वर्दी जो है ना, जब हम पहनते हैं ना, ये अलग ही दिखती है। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो, अगर आप ऐसे खड़े हो ना तिरछे, तो वो भी लोगों को अलग से नोटिस होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति सामान्य कपड़ों में उतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाता। तो हमें लगता है कि पुलिस की कमियां तत्काल लोगों को दिखती हैं। फिल्मों में भी पुलिस का गलत रूप दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस दिन रात चौराहे पे खड़ी हो, आप देखोगे, आप कभी कहीं अकेले हो, वहाँ आपका दोस्त नहीं पहुँचेगा, रिश्तेदार नहीं पहुँचेगा, लेकिन पुलिस पहुँचती है। आप घायल पड़े हो, एक्सीडेंट हो गया, जिसने एक्सीडेंट किया वो वाहन वाला चला गया, लेकिन पुलिस पहुँचती है। तो मैं विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि पुलिस की एक सकारात्मक छवि बने और लोगों को पता चले कि पुलिस कितनी मेहनत करती है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हमें डराने के लिए। एक सवाल लड़के करते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ते थे या कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये अपनी एक स्ट्रेटजी है, आप तैयार करें कि आपको किस तरह से तैयार होगा, आप किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि मायने ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने ये करता है कि आप कितना सीख रहे हो। क्योंकि सीखने की वैल्यू है, क्योंकि जो दिमाग में आपके रह जाएगा कल तक, परसों तक, कई दिनों तक, जो आप भूल नहीं पाओ, वही असली ज्ञान है, वही आपकी सीख है। और पढ़ाई का फल वो है जो आपको सीख है, आपके दिमाग में बैठ चुका है। मैं 4 लाइन आपको बताता हूँ मैं कैसे पढ़ता था। कि आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, आंख बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। मैं भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था उसको, क्योंकि मन ही मन कई बार दोहरा लेता था। तो ये आप आत्ममनन, आत्मचिंतन करें पढ़ने के बाद, और कल पूछें कि आज जो आपने पढ़ा था वो क्या भूल गए। यदि भूल गए तो आपने कुछ नहीं सीखा, यदि आपको याद है तो आपने बहुत कुछ सीखा। बस टारगेट बनाइए कि डेली नया सीखना है और जो कल सीखा था उसे नहीं भूलना है। देखिएगा अपने आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे, कामयाबी के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा
कि मेरा नाम वैसे ही संतोष है, लेकिन बहुत से लोग मुझे सर भी कहते हैं। मतलब आम कोई भी बुलाता है तो सर कहता, थोड़ा फील होता है, अच्छा लगता है। तो आप भी चाहते हो कि जीवन में सम्मान मिले, बेहतर कुछ मिले, तो आज जो स्टॉक में मैंने अपनी कहानी बताई है, इस कहानी से यदि आपको कुछ सीखने को मिले, आपके अंदर जोश पैदा करे, जुनून पैदा करे, हौसला आपके बढ़ाए, तो आप भी प्रयास करिएगा। और ये सिर्फ किताबों और शिक्षा की बदौलत संभव हो सकता है। अन्यथा यदि आप किसी उद्योगपति के बेटे होते तो मुझे नहीं देख रहे होते, या आप किसी अरबपति के बेटे होते तो आप ये वीडियो मुझे नहीं देख रहे होते, ना सुन रहे होते। तो मुझे लगता है यदि आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो मेरी जैसे पढ़ने वाले होंगे, बड़े सपने रखने वाले होंगे, छोटे से घर के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मीडियम परिवार के भी हो सकते हैं। तो आप प्रयास जरूर करें, मेहनत करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।